ओके, तो अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली जो चैप्टर है वो इंडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमने पढ़ा था कि किसी कॉइल के अंदर से जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाएगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग करंट का वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में था। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक डिवाइस बनाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इन शॉर्ट एसी जनरेटर। तो एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर कहीं अल्टरनेटिंग करंट लिखना हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखना हो, तो उसको शॉर्ट में एसी जनरेटर या एसी करंट या एसी वोल्टेज ऐसे लिख दिया जाता है। तो अगर एसी वोल्टेज लिखा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, या एसी करंट लिखा है तो अल्टरनेटिंग करंट करंट ऐसा नहीं पढ़ते हैं। जस्ट एक कन्वेंशन है कि हमें अल्टरनेटिंग करंट जहाँ बताना है वहाँ हम एसी बोल देते हैं। एसी वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाने वाला वोल्टेज। ठीक है, तो एसी जनरेटर सबसे पहले देखते हैं और उसका वर्किंग समझते हैं। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में एसी जनरेटर दिखाया गया है। एक सिंपलिस्टिक डायग्राम है ये, और भी किसी किसी बुक में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है दिखाया गया हो, बट ये एकदम सिंपल डायग्राम है। तो इस डायग्राम में देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जो एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर व्हाइट कलर का, ये है रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए इसको रेक्टेंगुलर ले लिया गया। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा गया। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस पूरे रीजन में जहाँ ये कॉइल को रखा गया है ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में देखो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट किया जा रहा है। रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, ये इस कॉइल का एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं ये इस कॉइल का एक्सिस है, और इसमें ये एक हैंडल जोड़ दिया गया है। तो हैंडल को पकड़ के अगर हम घुमाएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट ये रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रोटेट करवा सकते हैं। तो सपोज इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है, जो कि मान लो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं। ये हैंडल जो लगा है उस हैंडल को ऐसे घुमाएंगे तो कॉइल रोटेट होगा। तो रोटेट होने से क्या होगा, तो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर किसी कॉइल से अगर फाई फ्लक्स पास हो रहा है, फाई फ्लक्स मतलब बी डॉट ए, इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाता है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स में अगर हम चेंज करते हैं, फैराडेज लॉ क्या बोलता था कि अगर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फ्लक्स में चेंज करें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी फाई ओवर डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में तो एन भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमें मैग्नीट्यूड देगा। माइनस साइन से बस डायरेक्शन का पता चलता है, तो फिलहाल हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो अगर फ्लक्स में चेंज किया जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा था। और दूसरी बात है कि सिर्फ चेंज ही नहीं, ये चेंज कितना तेजी से हो रहा है, यानी कि कितनी जल्दी चेंज किया जा रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर डिपेंड करता है। तो बहुत तेजी से हमें फ्लक्स चेंज करना है। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये रही हमारी फ्लक्स की वैल्यू, ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम बी को चेंज कर सकते हैं, हम ए को चेंज कर सकते हैं, हम थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन पहले भी हुआ था, इसी इंडक्शन वाले चैप्टर में किया गया था कि फ्लक्स को चेंज करने के ये तरीके हैं, बी चेंज करो, ए चेंज करो या थीटा चेंज करो। तो सबसे आसान तरीका होता है थीटा चेंज करना। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज करना सबसे आसान काम है। कैसे कि अगर हमारा मान लो कॉइल रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये सपोज हमारा कॉइल था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रेक्टेंगुलर कॉइल था, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर हमारा ऐसे हो जाएगा कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मान लो ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल था, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है इस केस में π/2। अगर हम इस कॉइल को रोटेट कराएं, ये मान लो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इस कॉइल को रोटेट करवा दें तो क्या होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर घूम जाएगा, एरिया वेक्टर कॉइल के साथ साथ हमारा रोटेट हो जाएगा। मान लो कि ये कॉइल ऐसे हो गया, रोटेट होकर के कॉइल ऐसे आ गया रेक्टेंगुलर कॉइल, तो अब एरिया वेक्टर किधर चला गया, एरिया वेक्टर इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे रहा, तो अब ये एंगल चेंज हो गया, ठीक है। ये कॉइल का एक्सिस था ऐसे, तो कॉइल को रोटेट कराने से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो इस एंगल के चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट पर, यही थ्योरी पर बेस्ड है हमारा एसी जनरेटर। तो यहाँ क्या किया गया, ये दो मैग्नेटिक पोल्स ले लिए, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी, और यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट कराया जा रहा है। रोटेट कराने के लिए एक हैंडल लगा रखा है। तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म। तो अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये कॉइल रोटेट हो रहा है तो टी टाइम में कितना रोटेट हो जाएगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये कहाँ से आया, ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा टी, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यानी कि थीटा जो है टाइम का फंक्शन है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब थीटा की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होगी तो हमारा ये जो फ्लक्स है पाई, ये भी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल से किसी इंस्टेंट पर कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। तो फाई की वैल्यू तो ये थी बी ए कॉस थीटा, तो एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई टाइम, ठीक है। तो किसी टाइम पर कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये जो हमारा फ्लक्स है ये टाइम के टर्म्स में नहीं लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया कि थीटा जो है ये टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो फिर टाइम के टर्म्स में अगर हम फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा फ्लक्स है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ्लक्स की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगी, ठीक। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, फिर हमारा इस कॉइल से कितना होगा, n टाइम्स हो जाएगा, n बी ए कॉस ओमेगा टी, इतना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स यहाँ हमने देख लिया कि ये टाइम का फंक्शन है, फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ साथ ये चेंज हो जाएगा, तो हम रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस फ्लक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो, तो हमने फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया, डी फाई बी ओवर डी टी, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो n नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ये सभी कांस्टेंट हैं, तो डिफरेंशिएट क्या होगा फिर, cos ओमेगा टी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न तो फिक्स है कॉइल में, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स है क्योंकि दो पोल्स रखे हैं, ये मैग्नेट्स रखे हुए हैं, तो उनसे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा, और कॉइल का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करने से क्या मिला, एन बी ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और
ओमेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, कितना आ गया माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जानते हैं तो उससे हम ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बोलो, या कॉइल के जो एंड्स होंगे, एंड्स वाले जो वायर कॉइल के जो होंगे उनके बीच में कितना ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, फैराडेज लॉ क्या बोलता है, कितना होना चाहिए माइनस एन डी फाइव बी ओवर डी टी। ठीक है, ये एन क्या नंबर ऑफ टर्न था, अगर हमने यहाँ पर ऑलरेडी एन मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर एन लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। ठीक है, ये फ्लक्स हो जाएगा, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया हमारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसी को अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाएगा अगर ये ईएमएफ कंटिन्यूअसली हमें मिलता है। ये एक बार रोटेशन किया हमने, एक बार जब कॉइल को रोटेट कराया तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अगर हम लगातार उस कॉइल को रोटेट कराते रहें तो जो टर्मिनल्स हैं, जो कॉइल के जो एंड्स हैं, वहां पर हमें लगातार इतना ईएमएफ हमें कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। कॉन्स्टेंटली मीन्स टाइम के साथ साथ वेरी होगा, बट हर साइकिल में इतना ईएमएफ हमें मिलेगा। तो कंटिन्यूअसली ये ईएमएफ हमें कैसे मिलेगा, कॉइल को एक बार रोटेट कराने से इतना ईएमएफ मिल रहा है। तो अब फिर से एसी जनरेटर के डायग्राम को देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है। तो हैंडल से लगातार घुमाते रहें, जैसे कि देखा होगा साइंस प्रोजेक्ट्स में बहुत से बच्चे बनाते हैं, एक ऐसे व्हील को घुमाया तो एक छोटा एलईडी बल्ब है वो जलने लगता है, उसको तेजी से घुमाएंगे तो वो उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा बल्ब का। तो ये जो ये वाला पार्ट है इधर साइड वाला एसी जनरेटर का, ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स हैं, ये देखो, ये कॉइल का एक एंड ये रहा, एक एंड यहाँ पर है और एक एंड ये यहाँ पर है। तो इन दोनों एंड्स को इन जो ये अरेंजमेंट है इनमें जोड़ दिया गया, इनको बोला जाता है ब्रशेज। ठीक है, ये ब्रशेज हैं, इनमें कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ब्रशेज का काम क्या होता है कि ये जो हमारा ये वाले टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर हमने ब्रशेस को कनेक्ट कर दिया, ये मान लो है एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में हमें ईएमएफ इंड्यूस होते हुए लगातार मिलता रहेगा। तो ब्रशेस का काम क्या होता है कि कॉइल के जो दोनों एंड्स हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ एक्स और वाई में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एसी जनरेटर ने हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको क्यों कह रहे हैं, देखो थोड़ा और एनालाइज करते हैं तो समझ में आएगा। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर कंटिन्यूअसली ईएमएफ मिला तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसी को कह दिया जाएगा अल्टरनेटिंग, देयरफॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट द एंड्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे, इसी ईएमएफ को अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग इसका नाम क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। अब जरा इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को, ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइल का क्या है, और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी थी। ठीक है, तो अगर ये वाले पार्ट को हम देखें सेपरेटली तो ये कांस्टेंट रहता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ये वाला पार्ट टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, और किस तरह चेंज होता है, ये एक साइन का फंक्शन है। तो अगर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं V नॉट। ठीक, तो बाकी क्या बचा, साइन ओमेगा टी। तो हमारी जो इक्वेशन थी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो आ जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यही इक्वेशन हम आगे सब जगह यूज करने वाले हैं। अब देखो ये इक्वेशन जो है इससे हमें पता चलता है कि V जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है।
ठीक है, साइनोसॉइडल यानी जो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर हम t की डिफरेंट वैल्यूज लें तो हमें v की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे साइन फंक्शन में होता है उसी तरह से। तो साइन फंक्शन में वैल्यूज क्या क्या रहती हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है फॉर v मैक्सिमम। v मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा t मैक्सिमम होगा, और वो कितना होता है +-1। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 रहता है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग +-1 हो जाएगा। तो जब एक्सिस के ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर तरफ जाते हैं यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो +1, नीचे की तरफ जाएगा तो -1। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ±v0 हमें मिलेगी, और v की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें मिलेगी 0। ठीक है, बाकी इंटरमीडिएट वैल्यूज सब होंगी। तो इसको ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, v और t का ग्राफ, v और t का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, इक्वेशन 5 को हम लेंगे। इक्वेशन 5 हमारा है v0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 5 है। इसको हम अगर ऐसे लिख लें, v0 साइन ओमेगा की जगह हमने लिखा 2π/t। ठीक है, 2π/t। तो 2π/t हमने कैसे लिखा, किस बेसिस पर लिखा है, तो मान लो कि जो कॉइल है, कॉइल को पूरा रोटेट होने के लिए कैपिटल टी टाइम लगता है, और पूरा रोटेट होने में यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट होने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ता है, तो एक पूरा रोटेशन घूमने के लिए 2π एंगल घूमता है। ठीक है, और कैपिटल टी उसको टाइम लगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और t टाइम। तो यहाँ से ओमेगा और इसका रिलेशन हमें मिल जाता है, किसका, कैपिटल टी का, यानी पीरियड ऑफ रोटेशन का। ठीक, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो, अब अलग अलग टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर v की वैल्यू अगर हम निकालें, यानी कि एट t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू अगर निकालें, तो v0 साइन 2π/t इंटू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, v0 साइन 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और एट t इक्वल टू t/4 कर लें, यानी कि जो टोटल पीरियड ऑफ रोटेशन था उसका 1/4, तो उसका 1/4 अगर हमने किया तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, v0 साइन 2π/t और इधर t/4, तो v0 साइन, देखो क्या मिलेगा, ये t डिवाइड हो गया और ये 2 यहाँ से डिवाइड हो गया, तो v0 साइन π/2। साइन π/2 का मतलब हुआ साइन 90, साइन 90 का मतलब हुआ +1, यानी कि प्लस v0 हमें वैल्यू मिलेगी। फिर और एक नेक्स्ट इंटरवल ले लेते हैं और t/4 उसमें ऐड कर देते हैं, तो t/2 जब हुआ, यानी कि पूरे पीरियड ऑफ रोटेशन का आधा, t/2 जब हुआ, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, v0 साइन 2π/t और इधर t/2, तो क्या मिलेगा, ये t डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो मिला v0 साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या रहती है, साइन पाई की वैल्यू हो जाती है 0। फिर उसके बाद और t/4 अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 3t/4, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, v0 साइन 2π/2 3t/4। ठीक है, फिर से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ चीजें डिवाइड हो गई, तो आ गया v0 साइन 3π/2, तो 3π/2 मतलब हुआ 270 डिग्री, और वहां पर होती है वैल्यू -1, तो यहाँ -v0 हमें मिल जाएगा। और फिर और t/4 अगर ऐड कर देते हैं तो रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, और हमें मिलेगा v0 साइन 2π/t इंटू t, तो ये t डिवाइड हो गया, ये मिला v0 साइन 2π, और फिर से हमें मिल गया 0। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टाइम वर्सेस v, तो क्या ग्राफ आएगा, देखो टाइम और v का ग्राफ, तो ये तो इधर हम ले लेते हैं टाइम एक्सिस, इधर टाइम ले लिया और इधर हम ले लेंगे v। ठीक है, इधर v ले लेंगे,
इधर हो गया हमारा v, इधर पॉजिटिव v और इधर नेगेटिव v। ठीक है, तो t इक्वल टू कैपिटल T मान लो हमारा यहाँ आ रहा है, ये हमारा कंप्लीट रोटेशन हुआ और यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, तो इसका आधा किया तो यहाँ हो गया t/2 और इसका भी आधा किया तो हो गया t/4 और यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाएगा 3t/4। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। कैसे? एट t इक्वल टू 0 v इज 0, एट t/4 देखो कितना आया था, ये हमारा t इक्वल टू 0 पे था, ये t/4 पे था, तो t/4 पे वैल्यू कितनी आ रही थी प्लस v0, तो यहाँ पर मान लो हमारा प्लस v0 है और उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे माइनस v0 है। ठीक है, तो t/4 पे प्लस v0 यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा, ऐसे दोनों तरफ से हमने लाइन मिला, ये पॉइंट मिला। फिर t/2 पर क्या वैल्यू आ रही थी 0 आ रही थी, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर 3t/4 पे क्या वैल्यू आ रही थी माइनस v0, तो माइनस v0 कैसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये माइनस v0। फिर t पर फिर से v हो गया 0। तो अगर इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, इस तरह का, जैसा साइन कर्व होता है उसी तरह का ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो ये आ गया वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है इसकी वैल्यूज किस तरह की आ रही हैं। देखो पहले जीरो था, पहले जीरो था यहाँ पर ये, फिर उसके बाद में मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ बट अब नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, और उसके बाद में यहाँ पर आकर फिर से जीरो हो गया। फिर उसके बाद जब अगला साइकिल शुरू होगा तो फिर से ये ग्राफ ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, फिर से ग्राफ ऐसे जाएगा। इसका मतलब है ये जो वोल्टेज आ रहा है इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। जैसे बैटरी में जो होता है वोल्टेज, बैटरी में वोल्टेज कैसे होता है, ये जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इनके बीच में जो, इन टर्मिनल्स के बीच में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, यानी जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि V इक्वल टू E माइनस आई आर, ऐसा हमने एक इक्वेशन पढ़ा था। ये EMF ऑफ द सेल और ये करंट अगर फ्लो हो रहा है तो करंट हो गया, और R इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यू फिक्स रहती थी। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं AC वोल्टेज जो है, ये AC वोल्टेज, इसमें लगातार वैल्यू चेंज हो रही है, जीरो से हो रही है मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो, तो कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज होती है। और क्या होता है कि वैल्यूज रिपीट भी होती है। देखो हर हाफ साइकिल में, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से t/2 में देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वैल्यूज आ रही हैं, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में सेम टू सेम वैल्यूज। देखो ये जो ऊपर ऐसे कर्व बना हुआ है और नीचे कर्व बना हुआ है, दोनों कर्व बिल्कुल एक जैसे हैं, बस क्या डिफरेंस है कि एक एक्सिस के ऊपर है और एक एक्सिस के नीचे है, यानी कि सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं बट उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में सेम वैल्यूज फिर से रिपीट होने लगती हैं, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अल्टरनेट ये लगातार हो रहा है, पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। मतलब कि जैसे अगर हम डीसी वोल्टेज लगाते हैं और ये हमारे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनके बीच में डीसी वोल्टेज लगाया, तो ए हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहेगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल। तो ए हमेशा ही हायर पोटेंशियल पे है यानी पॉजिटिव है, और बी हमेशा ही नेगेटिव है। लेकिन जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये सिंबल यूज किया जाता है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है ए और बी के बीच में। तो अल्टरनेटिंग है यानी बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट था जीरो से टी वाला, इसमें मान लो कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। फिर जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा t/2 से टी वाला, तब उसमें क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइकिल का बिगिनिंग जब होगा तो उसके आधे में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, फिर उसका हाफ साइकिल आया नेक्स्ट, तो उसमें ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। तो लगातार ए बी बी ए, बार बार पॉजिटिव नेगेटिव का जो पोलैरिटी है वो चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से ये जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है।
और इस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसी को कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे लिखा जाएगा देखो, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो हमारा था ये V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज था। ठीक है, इसको हम AC वोल्टेज लिख देंगे। और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन इसी को देख के लिखी जा सकती है, कैसे कि अगर मान लो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द वायर ऑफ द कॉइल वो R है, इफ R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सर्किट, सर्किट मतलब कॉइल का अपना वायर और बाहर से जो एक्सटर्नल लोड लगाया गया, लोड मतलब रेजिस्टेंस कुछ लगाया गया होगा, उसका टोटल रेजिस्टेंस है मान लो R। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है V बाय R। तो हमने यहाँ पे V की वैल्यू लिखी V नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। तो साइन ओमेगा टी तो टाइम का फंक्शन है और V नॉट बाय R किया तो उसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सेपरेटली V नॉट बाय R, और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी। तो V नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, अभी हमने देखा प्लस V नॉट माइनस V नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की। तो V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। तो जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी, जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगी, वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम हो जाएगी। यानी कि ये जो V नॉट बाई आर है, ये इसकी जगह हम मैक्सिमम करंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है, तो जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर AC करंट की इक्वेशन लिखें, AC करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके लिए अगर ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसा वोल्टेज के लिए आया था। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, वो इस चैप्टर में और आगे डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा अगर वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये बात हमेशा सही नहीं होगी कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो, वो I नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज को हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कि कब वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी होगा लेकिन करंट I नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकती है, या इसका वाइस वर्सा भी सही है। ठीक, लेकिन एक बात फिर भी हमेशा के लिए सही होगी, वो क्या होगी कि वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज है वो या तो साइन का फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा कि साइन और कॉस फंक्शन जो हैं वो कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं जो एक सर्टेन पीरियोडिक फंक्शंस किनको बोलते हैं, जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिनकी वैल्यूज रिपीट होती हैं, सेम वैल्यूज वापस आती हैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। टाइम इंटरवल कह लो, या यहाँ पर जो एंगल होता है मैथ्स में अगर पढ़ोगे तो इसको फेज बोला जाएगा। ये जो सेम फेज इंटरवल के बाद में सेम वैल्यूज रिपीट होती हैं तो ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। तो या तो वोल्टेज और करंट दोनों साइन के फंक्शन होंगे या दोनों कॉस के फंक्शन होंगे, या एक कॉस का और एक साइन का हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, दोनों ही केस में हम यही बोलेंगे साइनोसॉइडल फंक्शन, क्योंकि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है, ओनली π/2 का फेज डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो किस केस में ऐसा होगा, दोनों साइन होंगे, एक साइन होगा एक कॉस होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये तो हुआ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। अब इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस क्या है, तो वोल्टेज की इक्वेशन करंट की इक्वेशन दोनों को फिलहाल हम एक जैसा मान के चलते हैं। तो अभी करंट की इक्वेशन को लेकर के ही आगे डिस्कशन कर लेते हैं। तो करंट की इक्वेशन हमारी क्या आ गई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारा आ गया, ये जो इक्वेशन आया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें कुछ फेज डिफरेंस भी है, मान लो फाई। ठीक है, ये फाई फ्लक्स नहीं है, अभी तक हम लोग फाई को फ्लक्स फ्लक्स बोलते आ रहे थे, तो इसीलिए वहां सिंबल थोड़ा अलग था। फाई ई जब लिखते थे तो हो जाता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
और फाई बी जब लिखते थे तो हो जाता था मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर जो फाई है वो फ्लक्स नहीं है, फाई क्या है, फाई है इनिशियल फेज। ठीक है, फाई इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज और ये क्या होता है, ये हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, लगभग वैसा है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, उससे मिलती जुलती चीज है। इनिशियल फेज है फाई, अभी बताते हैं क्या चीज है। और ये जो आई नॉट है, आई नॉट, आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू कह लो या मैक्सिमम वैल्यू कह लो, कुछ भी बोल सकते हैं, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, यही वैल्यू मैक्सिमम है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू यही है। और ये जो आई है, जो इधर लेफ्ट साइड में लिखा है, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ, ये जब यहाँ टाइम चेंज होगा तो टाइम के साथ साथ आई की वैल्यू हर इंस्टेंट पर चेंज होती है। ठीक है, कंटिन्यूसली वैरिंग होता है। आई नॉट तो चेंज नहीं होता, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाला पार्ट खाली चेंज होता है इक्वेशन का, ये पार्ट। तो इसकी वजह से ये जो लेफ्ट साइड में आई है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज होगी, हर इंस्टेंट पर अलग वैल्यू होगी, इसीलिए इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, ये हो गया इनिशियल फेज। और ये जो ओमेगा है, ये क्या चीज है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब जरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हमने इसको क्यों कहा, जबकि हमने ओमेगा का जब पहली बार नाम लिया था आज के डिस्कशन में, तो वो क्या चीज था, देखो जरा। ओमेगा को जो हमने पहली बार नाम लिया, तो आज के इस डिस्कशन में ओमेगा क्या चीज था, यहाँ से पता चलेगा इस डायग्राम से। ये जो डायग्राम था हमारा एसी का, इस डायग्राम से हमको पता चलेगा कि ओमेगा क्या चीज था। देखो ये रहा ओमेगा, ये ओमेगा है। यहाँ हमने क्या लिखा था, ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। कॉइल को घुमाने की एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह दिया इसी चीज को, यहाँ जो अभी जो हम रिसेंटली अभी डिस्कशन कर रहे थे, वहां हमने ओमेगा को कह दिया क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कह दिया। तो अभी एंगुलर वेलोसिटी था, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे बन गया, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। तो इसको ऐसे समझो कि कॉइल को जब हम रोटेट कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल एसी के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर इसलिए हुआ कि जितनी देर में कॉइल का एक रोटेशन कंप्लीट होता है, उतनी ही देर में एसी का एक साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे हमने ग्राफ बनाया ना, ऐसे साइन ग्राफ, तो जितनी देर में कॉइल का एक रोटेशन पूरा हुआ, उतनी ही देर में एक साइकिल पूरा हुआ। ये हमने कहाँ से पता लगाया, ऐसे ही बोलने याद करने की बात नहीं है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये जो हमने किया था यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए जो कैलकुलेशन किया था, ये वाला देखो, ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से ये बात प्रूव होती है। हमने क्या लिया, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे कॉइल का पोजीशन क्या था, देखो ये हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो t इक्वल टू जीरो, मान लो कि ये बिगिनिंग पोजीशन थी, t इक्वल टू जीरो था। उसके बाद में क्या हुआ, t इक्वल टू टी बाई फोर, तो t बाई फोर मतलब ऐसे हो गया। ठीक है, और एंगल कितना घूमा, देखो ये जो कैलकुलेशन है हमारी, इसमें अगर एंगल देखें, ये देखो पहले जीरो एंगल था, फिर इतनी देर में कितना एंगल घुमा, पाई बाई टू एंगल। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टी बाई फोर टाइम में पाई बाई टू हुआ। देखो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे एंगल कितना आ रहा था, जीरो, और t इक्वल टू टी बाई फोर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पाई बाई टू। नेक्स्ट t बाई फोर टाइम में क्या हुआ, जो हमने और इसको ऐसे घुमाया, तो देखो अगला t बाई फोर टाइम जब किया, तो ये देखो ये पाई हो गया एंगल। ठीक है, पहले कैसे था, ऐसे था, अभी घूम के कितना आ गया, पाई, 180 डिग्री घूम गया। और टाइम कितना लगा, आधा टाइम लगा पूरे रोटेशन में। पूरे रोटेशन में अगर t टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगा होगा, t बाई टू, और एंगल कितना घूमा, पाई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, और t बाई फोर जब हमने घुमा दिया तो ऐसे हो गया, और t बाई फोर हमने घुमा दिया तो टाइम तो हो गया 3t बाई फोर, और एंगल हो गया कितना, 3 पाई बाई टू। ठीक है,
फिर और t/4 किया तो कंप्लीट हो गया हमारा टाइम भी और इधर एंगल भी घूमकर 2 पाई हो गया। तो इट मींस कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टाइम, 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है उसी में क्या हो रहा है 2 पाई एंगल भी घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि और साथ साथ अगर हम ग्राफ भी देखें वोल्टेज का ग्राफ, इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि जितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट हुआ उतने ही टाइम में एसी की वैल्यूज भी रिपीट होकर के उनका साइकिल भी कंप्लीट हुआ। देखो ये हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ था, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा टी टाइम था, ये टी टाइम था। जब आधा टाइम हुआ तो आधा साइकिल कंप्लीट हुआ, वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक गई। फिर बाकी का आधा टाइम हुआ तो सेम वैल्यूज रिपीट होकर फिर से जीरो आ गई। तो कंप्लीट साइकिल कहाँ माना जाएगा, यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, बट कंप्लीट साइकिल इस पोजीशन पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, बट साइकिल यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों जीरोज में डिफरेंस है। देखो एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं इस बात को समझने के लिए। अगर हम वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं, चाहे तो करंट के लिए बना लो या वोल्टेज के लिए बना लो, एक ही बात है। तो सपोज हमने करंट के लिए ग्राफ बनाया, ये हमने करंट के लिए ग्राफ बना लिया और इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले लिया हमने टाइम और इधर ले लिया हमने वोल्ट, ये करंट ले लिया। और टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ हो गया, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा इसको। चलो ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में हम इधर ले लेते हैं टाइम और इधर ले लेते हैं करंट। ये हमने इधर ले लिया करंट, ठीक है, ये करंट ले लिया। चलो ऐसे ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट समझ लो। ये इधर नेगेटिव वैल्यूज, तो देखो यहाँ पर भी जीरो है करंट, यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, बट इसको हम कंप्लीट साइकिल नहीं बोलेंगे जबकि दोनों जीरो हैं। तो साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल में तुमने पढ़ा होगा, यही बोला जाता है कि जब सेम वैल्यू आ जाए तो हम बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये बात इनफैक्ट अधूरी है, ये पूरी बात नहीं है। सेम वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सेम फेज। सेम फेज जब आ जाए तो सेम फेज कैसे होगा, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, बट ये सेम फेज नहीं है, बट ये वाला इसके साथ सेम फेज में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो तो है बट नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली है, और यहाँ जो जीरो है इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाली है। इट मीन्स अगर हम इसको 1 लिखें और 2 लिखें और यहाँ 3 लिखें तो 1 और 2 वाले जो पॉइंट हैं वो सेम फेज में नहीं है, 1 और 3 सेम फेज में, क्योंकि 3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है आई नॉट और यहाँ पर मैग्नीट्यूड है माइनस आई नॉट, तो अगर वैल्यू देखोगे तो तुम्हें आई नॉट दोनों जगह दिखेगा, बट ये सेम फेज में नहीं है। सेम फेज में कब होगा, जब यहाँ पर फिर से ये वाला पॉइंट आएगा तब सेम फेज माना जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल के बराबर है। जितनी तेजी से कॉइल घुमाया जाएगा उतनी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हो जाएगी। तो हमारे घरों में इंडिया में जो डोमेस्टिक एसी सप्लाई है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क में आता है। डोमेस्टिक एसी सप्लाई इन इंडिया, हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिक एसी सप्लाई है उसमें वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, एसी का जो वोल्टेज है वो रखा जाता है 220 वोल्ट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो ये एफ है, ये ओमेगा नहीं है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस एफ को 50 को तो हमें मिलेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इक्वेशन हमारी होती है, ये जो इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, इसमें हमें ओमेगा की वैल्यू लिखनी होती है 2 पाई एफ। ठीक है, तो एफ जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई में तो आ जाएगा कितना, 100 पाई। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर, तो पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन में अगर दिया है
फ्रीक्वेंसी दिया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, कैसे पहचानोगे? तो ओमेगा की वैल्यू जब भी दी होगी तो वो दी होगी रेडियन पर सेकंड में, ठीक है? कि देखो यहाँ पे क्योंकि आ रहा है 2 पाई एफ, 2 पाई का यूनिट है रेडियन और एफ का पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी अगर दी रहेगी तो वो तुम्हें दिया रहेगा इस तरह से, या तो हर्ट्ज लिखा होगा, ठीक है, या पर सेकंड लिखा रहेगा, या फिर क्या, बस यही ओमेगा और एफ की वैल्यू इस तरह से दी रहेगी, ठीक है? तो ये एसी के बारे में हमने जान लिया। अभी और कुछ डेफिनेशन भी बाकी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, इतना समझ गए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है आरएमएस वैल्यूज पढ़नी है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका पीक वैल्यू से क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक? तो अभी इतना याद कर लो, एसी जनरेटर और ये जो ग्राफ बनाया है इसमें, इसको बना के देखना खुद से, हमने वोल्टेज के लिए बनाया, तुम करंट के लिए बनाना, ठीक? बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर तुम कॉस फंक्शन भी ले लेते हो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो वो भी गलत नहीं होगा। बस क्या होगा कि ग्राफ तुम्हारा 0 से स्टार्ट होने के बजाय मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इसको करके देखना। आज के लिए इतना ही।